अगर खर्चे करने हैं आपको कम और अपनी एफिशिएंसी, अपना प्रॉफिट बढ़ाना है आपको ज्यादा, तो ये वीडियो आप ही के लिए बनी है। जो 2 स्टेप का फ्रेमवर्क मैं आपको बताने वाला हूं उसे फटाफट से अपने नोटपैड में लिख लीजिए या फिर इस वीडियो को अपने प्लेलिस्ट में कर लीजिए ऐड। हेलो दोस्तों, मैं हूं सैम, आपका बिजनेस बडी। पहला स्टेप है आपको अपने सभी के सभी खर्चे जितने भी आप अपने बिजनेस को रन कराने के लिए करते आए हैं उन सबको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख लीजिए। डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब है कि सबसे बड़ा खर्चा सबसे पहले और सबसे छोटा खर्चा सबसे आखिर में लिख लीजिए। एक सिंपल सी एक्सेल शीट बनाइए या फिर आप गूगल शीट भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो अभी कभी लेफ्ट हैंड साइड कॉलम में लिखिए वो सभी खर्चों के नाम जो आप करते हैं और राइट हैंड साइड कॉलम में लिखिए उन खर्चों का एक्चुअल प्राइस। और तीसरे और चौथे कॉलम में लिखिए कि पिछले क्वार्टर में और उससे पिछले क्वार्टर में वो खर्चे कितने कितने थे, ताकि आपको पता चल जाए कि खर्चे कम हो रहे हैं या बढ़ रहे हैं, ट्रेंड क्या है खर्चों का। तो सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट 10 खर्चे होते हैं किसी भी कंपनी किसी भी फर्म के लिए, वो मैं आपको बताता हूं। आप उनको नोट कर लीजिए ताकि आपको एक्सेल शीट बनाने में परेशानी ना हो। तो लिखिए वेजेस यानी सैलरी वगैरह, इक्विपमेंट जो भी आप इक्विपमेंट यूज करते हैं वो, रेंट, मार्केटिंग, एडवर्टाइजिंग, इंश्योरेंस, ऑफिस एक्सपेंस, कंसल्टेंट ऑफ थर्ड पार्टी एक्सपेंसेस, इंटरेस्ट और बिजनेस लोन। ये 10 वो खर्चे हैं जो सभी बिजनेस के लिए एप्लीकेबल होते हैं। अब आप लेफ्ट हैंड साइड में लिखिए ये सभी के सभी फैक्टर और लिखिए ये खर्चे कितने हैं। जैसे कि मान लीजिए वेजेस यानी सैलरी देना, मान लीजिए आपके पास 10 एम्प्लॉय हैं और हर एम्प्लॉय की टोटल सैलरी कैलकुलेट कीजिए और लिखिए एक महीने में आपका कितना खर्चा होता है, 1 लाख, 5 लाख, 50 लाख। तो लिखिए वैसे इक्विपमेंट यानी आप जितने भी टूल्स यूज करते हैं या कोई एक्स्ट्रा टेक्नोलॉजी यूज करते हैं या कोई सॉफ्टवेयर यूज करते हैं तो उसका खर्चा लिखिए। ऐसे ही कोई मशीनरी चाहे वो रेंट पे लियो तो उसका रेंट लिखिए या खुद खरीदा हो तो उसका मेंटेनेंस खर्चा लिखिए। उसके बाद बारी आती है मार्केटिंग एंड एडवर्टाइजमेंट की कि आज मार्केटिंग और एडवर्टाइजिंग के कितने खर्चे हो गए हैं। आप उनको क्लासिफाई भी कर सकते हैं कि ऑनलाइन मार्केटिंग में इतना खर्चा होता है, ऑफलाइन मार्केटिंग करते हैं तो इतना खर्चा आता है, इवेंट करते हैं तो इतना खर्चा आता है, वगैरह वगैरह। और अगर आप टीवी या रेडियो पर भी एडवर्टाइजिंग कर रहे हैं तो उनका कितना खर्चा आता है उसको भी लिखिए। अब बारी आती है इंश्योरेंस की। बिजनेस के पास रिस्क इंश्योरेंस होता है, अपने एम्प्लॉयज का इंश्योरेंस कराते हैं, कितना खर्चा आता है, हर साल का कितना प्रीमियम जाता है उसको भी लिखिए। उसके बाद बारी आती है ऑफिस एक्सपेंस की। अगर आपके पास एम्प्लॉयज हैं तो कहीं ना कहीं आपने एक ऑफिस भी किया होगा, तो उस ऑफिस का क्या रेंट है, कुछ तो देते होंगे, बिजली का खर्चा आता होगा, पानी का खर्चा आता होगा, वो सारे के सारे ऐसे एक्सपेंसेस, वो सारे के सारे खर्चे हैं, तो आप उसको सबको ऑफिस एक्सपेंस में लिखिए। अब बारी आती है कंसल्टिंग थर्ड पार्टी एक्सपेंसेस की। ये वो सारे खर्चे होते हैं जो आप एक्सटर्नल कंसल्टेंट हायर किए होते हैं, एजेंसीज हायर किए होते हैं, थर्ड पार्टी से जो काम आप डिलीवर करवा रहे होते हैं, जितनी भी फीस आप उनको देते हैं आप उनके सारे खर्चे लिखिए। फिर बारी आती है इंटरेस्ट ऑन बिजनेस लोन। काफी सारे बिजनेस ओनर लोन ले लेते हैं, मुझे कोई मशीन की रिक्वायरमेंट है उसका लोन ले लिया, कार या कोई व्हीकल चाहिए तो उसका लोन ले लिया, या कोई वर्किंग कैपिटल लोन ले लिया, या कोई भी लोन ले लिया, उसके सारे खर्चे हैं वो आप लिखिए। अब मैं अज्यूम कर लेता हूं कि आपने सभी खर्चों की शीट तैयार कर ली होगी। जैसे कि मैंने बोला कि आप थर्ड कॉलम और फोर्थ कॉलम यानी क्वार्टर और उसके पिछले क्वार्टर के खर्चे जितने भी वो सारे खर्चे आपने लिख लिए होंगे। अब बारी आती है स्टेप 2 की जो है फ्रेमवर्क। मैंने आपको बताया था कि 2 स्टेप का फ्रेमवर्क है। स्टेप 2 ये है कि सभी के सभी 10 खर्चे आपको क्लासिफाई करने हैं, वो भी 3 भागों में। सबसे पहला फैक्टर है क्लासिफिकेशन का, वो है विजन क्रिटिकल, यानी सभी के सभी खर्चे जो करने ही करने पड़ेंगे। आप कुछ भी कर लीजिए, बिजनेस चलना बंद कर देगा अगर वो खर्चे नहीं करेंगे। जैसे ऑफिस है तो भाई रेंट तो देना ही पड़ेगा, बिजली का बिल देना ही पड़ेगा, अगर बिजली कट गई तो बिजनेस बंद, सैलरी देनी ही देनी पड़ेगी, वो आप खत्म नहीं कर सकते। फंडामेंटल लेवल पे राइट टू विजन क्रिटिकल खर्चे वो है जिनको आप खत्म नहीं कर सकते। अब सबसे पहले आप इन 10 के 10 खर्चों को नई शीट बनाइए और उनको लिखिए मिशन क्रिटिकल खर्चों में। फिर बारी आती है मीडियम क्रिटिकल खर्चों की। ये वो खर्चे, मान लीजिए कि आप 2 महीने या 1 महीने के लिए अगर इन खर्चों को रोक भी दे तो आपका बिजनेस बंद नहीं होगा, बिजनेस चलना बंद नहीं होगा, आपके बिजनेस पे कोई आंच नहीं आएगी, वो रनिंग करता ही रहेगा। फिर थर्ड वो खर्चे आते हैं जो डेफर हो सकते हैं, यानी कि मान लीजिए कि आपका रेंट का खर्चा है तो आप लैंडलॉर्ड के पास जाइए और उससे कहिए क्या कहते हैं मेरी स्थिति अभी खराब चल रही है, 2-3 महीने तक मैं रेंट नहीं दे सकता, उसको कन्वेंस कीजिए। ऐसी छोटी छोटी पेमेंट होती है जो कि डेफर हो सकती है, यानी कि उनको थोड़ी दिनों के बाद भी दिया जा सकता है, कुछ महीनों के बाद भी किया जा सकता है। तो ऐसे खर्चों की एक लिस्ट बनाइए, उनको अलग लिखिए। अब सारे खर्चों को आपने इस 2 स्टेप फ्रेमवर्क के मुताबिक 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया है। ध्यान रखिए मिशन क्रिटिकल खर्चे होंगे ही होंगे, मीडियम क्रिटिकल खर्चे वो है अगर आप ना भी करें तो बिजनेस चलता ही रहेगा, और तीसरा किस्म के खर्चे हैं अगर आप उनको बंद भी कर देते हैं तो बिजनेस आपका चलेगा, बंद नहीं होगा, शायद एफिशिएंसी बढ़ जाएगी, केवल इतना ही फर्क है। तो दोस्तों अब मैं आपको दूंगा एक ऐसा क्रिटिकल टूल। ये वो टूल है जिसके लिए मैंने आपको वादा किया था कि ये वीडियो देखने के बाद आपके बिजनेस का खर्चा पक्का कम होगा। गारंटी दे रहा हूं, इस टूल को बहुत ध्यान से समझिए
देखिए और सुनिए। मैंने आपको जो 10 खर्चे बताए हैं अभी तक, मैं उनमें से टॉप 4 खर्चे उठाने वाला हूँ। टॉप 4 खर्चों को आप कैसे कम कर सकते हैं मैं आपको वो बताऊंगा। तो सबसे पहला खर्चा है वेजेस, यानी सैलरी का खर्चा। ध्यान रखिए कि आपकी कंपनी चलनी चाहिए एफिशिएंसी के बेसिस पे, सीनियरिटी के बेसिस पे नहीं। मान लीजिए आपने कोई बड़ा सीनियर इंसान हायर कर लिया है जिसका 1 करोड़ रुपए का साल का पैकेज है, तो जरूरी नहीं कि आप उसको 1 करोड़ रुपए दें। हो सकता है आपकी कंपनी में कोई उससे भी ज्यादा काबिल इंसान हो, उससे भी ज्यादा स्मार्ट इंसान हो, जो और भी ज्यादा अपनी एफिशिएंसी से काम कर रहा हो, जिसके बदले कंपनी चल रही हो, आप उसको ज्यादा पैसे दे दीजिए। ऐसे ही डायनेमिक तरीके से चलती है दुनिया की सबसे बड़ी कंपनीज। तो सैलरी आप एफिशिएंसी के बेसिस पर देंगे, ओनरशिप के बेसिस पर नहीं, सीनियरिटी के बेसिस पर नहीं। अब बारी आती है टेक्नोलॉजी की। बहुत सारी कंपनीज क्या करती है, सॉफ्टवेयर के लाइसेंस ले लेती हैं, जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट। अब माइक्रोसॉफ्ट के लाइसेंस सस्ते आते हैं क्या? बिल्कुल भी नहीं। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में जो वर्ड पावर पॉइंट शीट है ना, वो आपको गूगल फ्री में देता है। एग्जैक्टली वैसे ही सेम वही सॉफ्टवेयर बिल्कुल फ्री में मिल रहा है। ऐसे ही पेड सॉफ्टवेयर यानी सब्सक्रिप्शन वाले सॉफ्टवेयर मार्केट में उसके ना बहुत सारे अल्टरनेटिव है, बहुत सारे बेहतरीन सॉफ्टवेयर हैं। जस्ट बिकॉज एक बड़ी कंपनी, एक बड़ा नाम है, इसका मतलब ये नहीं कि आप वही यूज करें, और ये भी जरूरी नहीं कि आप अपना सॉफ्टवेयर बनाएं और उसका ईयरली चार्जेस दें। बहुत सस्ते में बहुत अच्छे सॉफ्टवेयर मिल जाते हैं। अगर आप थोड़ी सी रिसर्च करेंगे आपको पता लग जाएगा कौन सा सॉफ्टवेयर आपके लिए बढ़िया है। और फिर भी आपको जानना है कौन से काम के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर सबसे सस्ता और बेस्ट है, तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, मैं उस पर भी एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। फिर बारी आती है इक्विपमेंट की। इक्विपमेंट को आप रेंट पे भी ले सकते हैं अगर आपने रेंटल पे इक्विपमेंट लिया है, क्योंकि इक्विपमेंट की डेप्रिसिएशन होती है। अगर आपकी कोई ऐसी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है या ऐसी इंडस्ट्री है जहां नए प्रोडक्ट बनाने होते हैं, तो आप रेंट पे भी इक्विपमेंट ले सकते हैं, या फिर आप अपनी मैन्युफैक्चरिंग को आउटसोर्स कर सकते हैं किसी थर्ड पार्टनर, किसी थर्ड पार्टी पर, उससे बनवा सकते हैं। अदरवाइज आपने इक्विपमेंट ले लिया है तो आप उसका कॉस्ट कम कैसे करेंगे, कैसे मैनेज करेंगे? सिंपल है, उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ा के। एंश्योर कीजिए कि आपके पास ट्रेन मैन पावर हो जो उसे एक मशीन से ज्यादा प्रोडक्टिविटी निकाल पाए। मशीन की मेंटेनेंस अच्छी हो। अगर आपकी मशीन की मेंटेनेंस अच्छी रहेगी और साथ में मैन पावर आपकी ट्रेन होगी, तो ये बात तो पक्की है कि आप ओवर द टाइम आप उसी एक मशीन से ज्यादा एफिशिएंसी, ज्यादा प्रोडक्टिविटी निकाल पाएंगे। और इसी एक तरीके से मशीन का कॉस्ट ओवरऑल कीपिंग दैट मशीन है, कॉस्ट ऑफ रनिंग दैट मशीन, वो कम होता रहेगा और आपको ये अचीव करना ही करना होगा। इसी को कहते हैं इकोनॉमी ऑफ स्केल अचीव करना, कि आप एक ही सिंगल मशीन के साथ, एक ही सिंगल इक्विपमेंट के साथ आप कितना ज्यादा प्रोडक्शन कर सकते हैं, कितना ज्यादा आपका माल बिक सकता है, विच हैज बीन प्रोडक्ट बाय मशीन। अब आती है बारी अगले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप की, जिसका नाम है रेंट। देखिए रेंटल एक कॉस्ट है जो बहुत सारे लोगों को एकदम से दबा देता है, मोस्टली तब जब आपके पास ज्यादा रेवेन्यू नहीं हो रहा होता। इस टाइम में आपको अपने लैंडलॉर्ड के साथ नेगोशिएट करना है, आपको अपने कॉन्ट्रैक्ट को नेगोशिएट करने की ताकत रखनी है। ऑनेस्टी के साथ आप अपने लैंडलॉर्ड के पास जाइए और उसको बताइए कि ये वक्त हमारे साथ थोड़ा बुरा चल रहा है, थोड़ा भारी है, या हो सकता है हम आपको 3 महीने तक रेंट ना दे पाए, या हम 3 महीने का रेंट आपको आधा दे पाए। और अगर मान लीजिए आपका लैंडलॉर्ड फिर भी बिल्कुल मना कर देता है, बिल्कुल ही मना कर देता है और कहे कि नहीं भाई साहब ये तो हो ही नहीं सकता, आई एम सॉरी फॉर दिस, तब आपके पास एक दूसरा ऑप्शन है जो एक बहुत स्मार्टेड ऑप्शन है। अगर आप एक बहुत बड़े फैक्ट्री के सेटअप में नहीं है, अगर आप एक सर्विस या प्रोडक्ट कंपनी है, तो आप किसी कोवर्किंग स्पेस में शिफ्ट हो सकते हैं। देखिए कोवर्किंग स्पेस में क्या होता है कि आपको जनरली 3500 से लेकर के 6500 के बीच में आप पर सीट कॉस्ट मिल जाता है। इसमें आपको सब कुछ मिलता है, जगह मिलती है, वाईफाई मिलता है, आपको पानी, कॉफी, चाय, अच्छा वर्क स्पेस, सफाई करने वाले लोग, आपको सब कुछ मिलता है कोवर्किंग स्पेस के अंदर 3500 से 3000 के बीच में, या मोस्टली 8000 के बीच में। तो आप एम्प्लॉइज को किसी ऐसे अच्छे कोवर्किंग स्पेस में शिफ्ट कर दीजिए, आपका खर्चा कम होगा और कोवर्किंग स्पेस के साथ आप अच्छे कॉन्टैक्ट भी नेगोशिएट कर सकते हैं। या फिर दूसरा कोई चीप लोकेशन सर्च कीजिए। लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है बिजनेस लोन। ये बिजनेस लोन जो होते हैं ना, लेते वक्त तो बड़ा अच्छा लगता है कि यार भाई बैंक में पैसा आ रहा है, बट बिजनेस लोन देते वक्त, स्पेशली उसका इंटरेस्ट पे करते वक्त, कई बार ना आदमी टूट जाता है। तो इस मूवमेंट पे आपके पास एक ही ऑप्शन होता है, आप अपने बैंक के पास वापस जाए और उनसे रीनेगोशिएट करें कि आपका पूरा का पूरा लोन रीस्ट्रक्चर करा जाए, जैसे कि अभी कोरोना वायरस के टाइम पर हुआ था। गवर्नमेंट ने आपको मोरेटोरियम दे दिया था, बैंक्स आपसे कह रहे थे कि भाई साहब अगर आप 3-5 महीने तक लोन नहीं दे सकते तो कोई दिक्कत नहीं, आप मत दीजिए, 3 महीने के बाद हम आपका लोन रीस्टार्ट कर देंगे। ऑफ कोर्स उस पर थोड़ा सा एक्स्ट्रा इंटरेस्ट होगा जो आपको देना होगा, पर वो भी आपके बिजनेस के हित में ही है, क्योंकि फिलहाल समय है वर्किंग कैपिटल बचाने का। तो ये सारे के सारे मैंने आपको पॉइंट दिए हैं, 2 स्टेप का जो फ्रेमवर्क दिया है, उससे गारंटी दे रहा हूं कि 2 काम आप जरूर अचीव करेंगे। पहला, बिजनेस का खर्चा बहुत कम हो जाएगा, और दूसरा, एम्प्लॉय की एफिशिएंसी बहुत ही ज्यादा तेजी से बढ़ जाएगी। तो दोस्तों ऐसे ही कमाल के फ्रेमवर्क जानने के लिए राइट में हिट करें, और आपको अपने बिजनेस में इन्वेंट्री कैसे मैनेज करनी चाहिए ये जानने के लिए फटाफट से लेफ्ट में हिट करके वीडियो देख लें। तो दोस्तों कमाई करते रहो।